ओसीडी क्या चाहता है आपसे? ओसीडी आपको कैसे कंट्रोल करता है? आखिरकार ये ओसीडी का साइकिल स्टार्ट कैसे हो जाता है और कैसे वो एक्सपेंड करता रहता है? और कौन-कौन से उसके हिडन ड्राइवर्स हैं, जिसको आपको समझने की ज़रूरत है ओसीडी से पूरी तरह से छुटकारा पाने के लिए। सो हेलो माय डियर वन्स, आज की वीडियो में मैं करने वाली हूँ डिटेल में बात ओसीडी के बारे में। ये बहुत ही अमेजिंग वीडियो है, आपको लास्ट तक देखना है और इसे शेयर ज़रूर करना है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ओसीडी के बारे में इतनी अंडरस्टैंडिंग भी मिलेगी और साथ ही साथ आपको पता चलेगा कि आप जो गलतियाँ कर रहे हैं उन्हें करना बंद करना है और आपको क्या करना है जिससे ओसीडी ख़त्म हो जाएगा और आपकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। तो लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। चलो अब जल्दी से ऐप को डाउनलोड कर लो ताकि ब्रेथ वर्क मेडिटेशन करके और भी जल्दी ओसीडी को ख़त्म कर सको। ओसीडी क्या चाहता है? जो भी ये वीडियो को देख रहे हैं उन्हें पता है कि ओसीडी में ऑटोमेटिकली अनवांटेड इंट्रूसिव इमेजेस, थॉट्स, अर्जेस आती रहती हैं और वो इतना डिस्टर्बिंग होती हैं, इतना डिस्कम्फर्ट देती हैं, एंग्जाइटी होती है, डर लगता है कि एक इंसान एक्शन लेता रहता है। कभी एंग्जाइटी को रिलीफ देने के लिए, तो कभी अपने फियर को ओवरकम करने के लिए। क्योंकि वो एंग्जाइटी इतनी ज़्यादा होती है फिज़िकल लेवल पर भी कि बहुत घबराहट होती है, बहुत बेचैनी होती है। ऐसा लगता है कि जब तक कोई भी रिलीफ देने वाला एक्शन नहीं लिया या इस सिचुएशन को अवॉइड नहीं किया या किसी से रीअश्योरेंस नहीं ली, जब तक बस चैन ही नहीं पड़ेगा। तो उस एंग्जाइटी को आप टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। माइंड ही सजेस्ट कर देता है कि एक्शन ले लो और उसके बाद ये एंग्जाइटी चली जाएगी और सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी, सब बिल्कुल ठीक रहेगा। और आप वो एक्शन ले लेते हैं और सच में टेम्परेरी रिलीफ आपको मिलता भी है। वो रिलीफ थोड़ी देर रहता है, लेकिन फिर से वही सब लूप स्टार्ट हो जाता है और ओसीडी आपको बेवकूफ़ बनाता रहता है कि अब मिलेगा रिलीफ, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, पर वो रिलीफ लॉन्ग लास्टिंग कभी भी नहीं होता और आपको पता ही नहीं चलता कि कैसे आपके अंदर ओसीडी हर दिन स्ट्रांग होता जा रहा है और आपका सेल्फ कंट्रोल बहुत वीक होता जा रहा है। तो आखिरकार ये ओसीडी जो आपके अंदर डेवलप हो चुका है, आपसे चाहता क्या है, इसको हम समझते हैं। ओसीडी आपसे चाहता है 100% सर्टेनिटी। अब लाइफ 100% सर्टेन कभी भी नहीं हो सकती, ना कभी थी, ना है और ना ही कभी होगी। जो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। अब ब्रेन ट्रेन हो गया है 100% सर्टेनिटी चाहने के लिए। अगर आप उसे 99.9% भी बात करते हैं तो बोलते हैं नहीं, 0.1% का भी रिस्क मत लो, 100%। अब 100% किसी भी सिचुएशन में सर्टेन होना, फुली किसी भी चीज़ को कंट्रोल करना, ये इम्पॉसिबल है। इसीलिए ही आप सैटिस्फैक्शन के स्केल पर एंडलेसली बार-बार मेज़र करते रहेंगे, लेकिन वो तो एंडलेस स्केल है, पूरा ही नहीं होगा। जब आप कंपल्शन कर के एग्ज़ॉस्ट हो जाते हैं, थक जाते हैं, तब जाकर आप सिचुएशन को छोड़ते हैं कि बस अब हो गया और नहीं हो रहा मुझसे। जैसे मेरी क्लाइंट है, तो उनको हाथ धोने की बहुत प्रॉब्लम है, तो वो हाथ धोएँगी। जब डेढ़ पौने 2 घंटा हो जाएगा और वो हाथ धोते-धोते एग्ज़ॉस्ट हो जाएँगी बिल्कुल, तब जाकर बस वो यहाँ पर एक फाइनल मैसेज देंगी कि बस हो गया। मैंने पूछा, क्या आपको डेढ़ पौने 2 घंटे धोने के बाद भी क्या 100% एक सर्टेनिटी आ जाती है? क्या वो पूरा सैटिस्फैक्शन आ जाता है कि अब हो गया? बोलने लगी नहीं, लेकिन मेरी टाँगें इतना दर्द करने लगती हैं, मेरे हाथ बुरी तरीके से, सब मेरा सिस्टम ऐसा हो जाता है कि अगर मैं 1 सेकंड भी और खड़ी रही, तो मैं गिर जाऊँगी। इतना बुरी हालत हो जाती है, तो डेढ़ पौने 2 घंटे तक हाथ रगड़ने, बार-बार धोने के बावजूद भी जब आपको खुद ही ऐसे क्लोज़र देना है कि बस अब बहुत हो गया है, सैटिस्फैक्शन तब भी नहीं आना। तभी भी 100% सर्टेन होना ही नहीं कि वो जो डर लग रहा था कि हाथ गंदे हैं, अभी भी श्योरिटी नहीं है कि हाथ अब साफ हो गए हैं इतनी देर हाथ धोने के बाद। तो कभी भी 100% हो ही नहीं सकता, लेकिन ओसीडी आपको फ़ोर्स करता है। ओसीडी आपसे चाहता है कंप्लीट कंट्रोल ओवर थॉट्स एंड आउटकम। ओसीडी कहता है कि थॉट्स को कंट्रोल करो। कौन से थॉट्स आने चाहिए, कौन से थॉट्स बिल्कुल नहीं आने चाहिए और थॉट अगर आया है तो उसका क्या आउटकम होगा, उसे कंट्रोल करने की अर्ज देता है आपको। पॉसिबल ही नहीं है। आप कैसे अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हो? आपके दिमाग में कितने थॉट्स आएँगे अगले 1 मिनट में या वो कौन-कौन से थॉट्स होंगे, इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। और अगर थॉट आया है, तो ज़रूरी थोड़ा ना है कि थॉट रियलिटी बनेगा। थॉट तो जस्ट थॉट है।
थॉट के रियलिटी बनने के प्रोसीजर में बहुत सारी चीज़ें और बीच में होती हैं। तो आपने जो सोचा होता है या आपके दिमाग में कोई विचार आया होता है, वो कभी रियलिटी बनता भी है, तो उसमें आपकी बहुत डीप फ़ेवर में इमोशनल इंटेंसिटी होती है, आपके एक्शंस होते हैं, आपका पेशेंस, वेट और लोगों का सपोर्ट, बहुत कुछ होता है। ऐसा नहीं कि बस विचार आया और उसका यही आउटकम निकल जाएगा। बट वो कहता है पूरा का पूरा आउटकम को, थॉट को, सबको कंट्रोल करो। तो आपसे वो बहुत ही इम्प्रैक्टिकल और ऐसी डिमांड्स करता है ओसीडी, जिसे पूरा करना एक्चुअल में रियलिटी में पॉसिबल ही नहीं है। और जब वो ऐसी इम्पॉसिबल डिमांड्स आपके सामने करता है और आप समझ ही नहीं पाते हैं कि ये सारी बेवकूफ़ी भरी डिमांड है ओसीडी की, जिन्हें पूरा कभी भी नहीं किया जा सकता। आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि आपको ना एक रेस में दौड़ने के लिए बोला जा रहा है और उसकी कोई फिनिश लाइन नहीं है। आप कब तक दौड़ेंगे? आप दौड़-दौड़ कर थक जाएँगे, एग्ज़ॉस्ट हो जाएँगे, इतना बुरी तरह से टायर्ड हो जाएँगे, आपकी बॉडी पेन करने लगेगी, आप गिर जाएँगे और अपने आप को घायल कर लेंगे। अब किसी रेस में अगर एक फिनिश लाइन होती है, 200 मीटर की दौड़ है, 300 मीटर की दौड़ है ना? कुछ भी इस तरीके से होती है ना कि कुछ इतने दूर तक आपको दौड़ना है, तो कुछ तो होती है ना उसमें, कोई तो फिनिश लाइन होती है ना? तो जब कोई भी फिनिश लाइन होती है, तो आदमी को पता है कि भाई ठीक है, एक टाइम के बाद ये खत्म हो जाएगा। लेकिन जिसमें कोई फिनिश लाइन ही नहीं है, फिर? तो ऐसे ही ओसीडी वो सारे इम्पॉसिबल से आपको टारगेट चेज़ करने के लिए कहता है, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कंप्लीट करने। तो इसलिए आपको समझना है, आपका होशियार होना ही और ओसीडी के खिलाफ खड़े हो जाना ही ओसीडी पर जीत आपको दिलाएगा। नेक्स्ट है ज़ीरो रिस्क और हार्म। ओसीडी कहता है भई इंश्योर करो कोई भी किसी भी तरीके का रिस्क नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का हार्म नहीं होना चाहिए। अब आपके अंदर जो पार्ट है अमिगडाला, वो पहले ही ओवर एक्टिव हुआ पड़ा है। अगर आप भी उस सपोर्ट करने लगोगे और आप भी इस बात पर बिलीव करने लगोगी कि मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ हर एक तरीके के हार्म को, रिस्क को प्रिवेंट करने के लिए, और आपका ब्रेन ऑलरेडी वैसे ही प्रोग्राम हो गया है और आप उस हार्म को प्रिवेंट करने के लिए और आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहोगे, तो आप क्या कर रहे हो? कंपल्शन करके, सेफ्टी बिहेवियर के ज़रिए अपने ब्रेन को और मैसेज दे रहे हो कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। रिस्क तो लाइफ में लेना ही पड़ता है। आपको डर का सामना ही करना पड़ता है। कभी भी किसी भी तरीके के हार्म को 100% प्रिवेंट नहीं किया जा सकता और हर सिचुएशन में रिस्क है। कोई कितना भी बढ़िया तैराक हो, लेकिन उसके डूबने के कुछ परसेंट चांसेस तो रहते हैं। हाँ, और लोगों के मुकाबले बहुत कम रहेंगे, लेकिन रहते हैं। आप कितनी बढ़िया गाड़ी चलाना जानते हो, लेकिन आप सड़क पे जाओगे तो थोड़ा-सा रिस्क तो है ही कि आपका एक्सीडेंट हो सकता है। आपकी गलती से नहीं होगा, किसी और की गलती की वज़ह से हो जाता है। कई बार किसी और ऐसे रीज़न्स की वज़ह से हो जाता है, नेचुरल कुछ भी रीज़न्स, कि जिस पे आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है। तो आप कभी भी ये इंश्योर कर ही नहीं सकते, लेकिन आपसे ओसीडी यही डिमांड करता है। नेक्स्ट है इमीडिएट रिलीफ फ्रॉम एंग्जायटी। कहता है एकदम से एंग्जायटी को रिलीज़ करो। अरे एंग्जायटी को जानलेवा थोड़ी ना है। एंग्जायटी कुछ समय के बाद अपने आप ही डाउन हो जाएगी। एंग्जायटी एक इमोशन है और कोई भी इमोशनल स्टेट मेंटेन नहीं रहती है। वो हम फ़ील करना शुरू करते हैं, एक पीक आता है उसका और फिर उसका डाउन आता है। लेकिन वो कहता है नहीं, अभी एंग्जायटी से रिलीफ, ये डिमांड्स करता है आपसे, और फिर रिलीफ भी कैसे मिलेगा मैं बताता हूँ। मतलब पूरा आपको अपने सिखाए में रखना चाहता है। इसकी सारी चालें पकड़ कर ही आप इसके चंगुल से बाहर निकल सकते हैं। और क्या चाहता है ओसीडी? परफेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्कुल एकदम ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि तुम्हारी वजह से कुछ भी किसी भी तरीके का कोई भी हार्म नहीं होना चाहिए। तो आप ओसीडी की कोई भी थीम उठा लो, तो थीम से मतलब नहीं है, बात ये है कि चाहे कोई भी थीम हो, ओसीडी आपसे यही चाहेगा। थीम की सबकी स्टोरी अलग-अलग हो सकती है, लेकिन वो आपसे बिल्कुल परफेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भई आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, तो एक बार अगर और कर लिया, ये एक्शन ले लिया, इसको चेक कर लिया, इस एक्शन को रिपीट कर लिया, है ना? आपने अवॉइड कर दिया तो क्या चला जाएगा, लेकिन तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो आपसे एकदम परफेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहता है। तो रिस्पॉन्सिबल होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर रिस्पॉन्सिबल होना, जस्ट इमेजिन सिनेरियो पे माइंड वर्स्ट केस सिनेरियो बता रहा है, और केवल आपके बारे में नहीं, परिवार के बारे में और कई बार तो बिल्कुल अननोन लोगों के बारे में भी बताता है। मेरे एक क्लाइंट थे, तो उनको ये था कि अगर उन्होंने किसी की भी रैंडम फ़ोटो की तरफ भी देख लिया, तो उनको लगता था कि कोई इविल आई उनके थ्रू उस फ़ोटो को लग गई है। अब उस इंसान की सेफ्टी को प्रिवेंट करने के लिए उनको माइंड में प्रेयर रिपीट करनी पड़ती थी,
मतलब गॉड से एक रिक्वेस्ट करनी होती थी कि गॉड इस पर्सन के ऊपर से आप इविल हाइट हटा लो और इस पर्सन को प्रोटेक्शन शील्ड भेजो, और फिर इमेजिन करना होता था कि गॉड की तरफ से एक गोल्डन लाइट आ रही है और वो उस फोटो में एंटर कर रही है और वो पर्सन अब प्रोटेक्टेड है। इस तरीके का प्रोसीजर टोटली अननोन इंसान के लिए भी, और नहीं तो इतनी एंग्जाइटी होती थी। तो ओसीडी आपसे कुछ भी, बिल्कुल फिजूल की बात के लिए भी आपसे कुछ भी करवा सकता है। अब आगे देखते हैं और क्या चाहता है ये। एब्सोल्यूट क्लैरिटी आपसे चाहता है कि बिल्कुल क्लियर हो जाओ हर चीज़ के बारे में, एक एक छोटी छोटी डिटेल पर भी इतना नोटिस रखो, और वो क्लैरिटी के चक्कर में आपका टाइम वेस्ट होता है। अब हर चीज़ के लिए क्लैरिटी तो मिल नहीं सकती है, लेकिन वो क्लैरिफाई करने के चक्कर में बार बार रीअश्योरेंस की आदत पड़ जाती है। चाहे वो गूगल से ले रहे हों, आप चैट जीपीटी से ले रहे हों या किसी पर्सन से ले रहे हो, कहीं से भी, वो क्लैरिटी के चक्कर में इतना ज़्यादा डिटेल में सर्चिंग हो जाती है, बट फिर भी सेटिस्फैक्शन तो मिलता ही नहीं है। ऐसा लगता है कुछ मिस हो गया, कुछ मिस हो गया, कुछ मिस हो गया। अब वो जो मिस हो गया, उसमें क्योंकि वो चाह रहे हैं बिल्कुल एब्सोल्यूट क्लैरिटी, वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो आपको वो इस तरीके से ट्रैप में फंसाता है। और है प्रिडिक्टेबिलिटी इन ऑल सिचुएशंस। माइंड की तो नेचर होती है प्रिडिक्ट करने की, तो वो कहता है हर सिचुएशन को प्रिडिक्ट करना है, तो प्रिडिक्ट करो। अब जो आपकी प्रिडिक्शन है, जो पॉसिबिलिटी बता रहा है, वो रियलिटी थोड़ा ना है, तो पॉसिबिलिटी रियलिटी नहीं होती है। लेकिन वो कहता है ये जो मैंने प्रिडिक्ट किया है ये सच हो सकता है, सच हो जाएगा, देखो तुम बाद में पछताओगे, एक बार और कर लो इस तरीके से। तो अब आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो पहले से ही कि नहीं, जैसा माइंड बोल रहा है कि ऐसा नहीं होगा, उससे बिल्कुल अलग वेरिएशन होगा कुछ। अगर आपको पता भी है, उसके बावजूद भी जब माइंड प्रिडिक्ट करने पर आता है, प्रोग्राम होने के बाद, ओसीडी के इन्फ्लुएंस में आने के बाद, तो फिर वो उसका प्रिडिक्शन ऐसा लगता है जैसे ये रियलिटी है। कभी वो इमेज बना देता है, कभी वो फीलिंग आ रही होती है, तो जो बॉडीली सेंसेशन आ रही होती है और जो इमेज बन रही होती है दिमाग में, जिस तरीके से वो सिनेरियो क्रिएट कर रहा होता है, उससे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं ये बिल्कुल रियलिटी तो नहीं है। और अगर ऐसा हो गया तो व्हाट इफ, बाद में कौन पछताएगा। तो हम लोग बाद में पछताना नहीं चाहते हैं, तो इस वजह से हम इस ओसीडी के हाथों बेवकूफ़ बनते रह जाते हैं। नेक्स्ट है इमोशनल कंफर्ट एट ऑल टाइम्स। हर वक्त बस तुम्हारा इमोशनल कंफर्ट रहना चाहिए। ऐसा नहीं होता, कभी कभी इमोशनल डिस्कम्फर्ट भी होता है, एंड वो बिल्कुल नॉर्मल है। अब अगर आप फियर को फेस करोगे, आप एंग्जाइटी को हैंडल करोगे, तो थोड़ा तो डिस्कम्फर्ट आएगा ना। और वो इमोशनल डिस्कम्फर्ट आपकी कैपेसिटी को एक्सपैंड करता है, आपकी पावर्स को बढ़ाता है। लेकिन ओसीडी कहता है नहीं, 100% और सब सिचुएशन में ना आपका इमोशनल कंफर्ट होना चाहिए। तो आपके इमोशनल कंफर्ट के नाम पर वो आपको बेवकूफ़ बनाता रहता है, जबकि वो सच्चाई में आपको कितना इमोशनल डिस्कम्फर्ट देता है। अब वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि एक्चुअली ब्रेन की प्रोग्रामिंग ऐसी हुई भी है, वो आपको टॉर्चर कर कर भी आपकी सेफ्टी इंश्योर करना चाह रहा है। उसके लिए आपकी हैप्पीनेस मायने नहीं रखती है, उसके लिए आपकी सेफ्टी मायने रखती है। नेक्स्ट है नो बैड थॉट्स। कोई भी बुरी थॉट नहीं आने चाहिए। अगर आ गया है तो वो कई बार आपकी आइडेंटिटी से कंफ्यूज कर देता है, आपको गिल्ट फील कराने लग जाता है। तो ओसीडी चाहता है कि आपके दिमाग में बैड थॉट्स कोई भी ना आए। तो थॉट आप तो बना नहीं रहे हैं, जो आपके कंट्रोल में है ये, लेकिन ओसीडी कहता है बस मेक श्योर करो कि कोई भी बुरी थॉट नहीं आनी चाहिए। अगर कोई नेगेटिव थॉट भी आ रही है तो वो जनरल नेगेटिव थॉट आ सकती है, लेकिन कोई भी ऐसी बुरी थॉट नहीं आनी चाहिए जो मॉरल्स के अगेंस्ट हो। अब ओसीडी की कई सारी ऐसी थीम्स होती हैं जिसमें अपने ही बच्चे को हार्म करने का आ रहा है, अपने ही सिस्टर के लिए कुछ ऐसे सेक्सुअल थॉट्स आ रहे हैं, गॉड को हार्म करने के, गॉड को सेक्सुअली डिसरिस्पेक्ट करने के थॉट्स आ रहे हैं। तो ये उस कैटेगरी में डाल देता है और बहुत इमोशनल पेन होता है। रिपीटेड रीअश्योरेंस, ये चाहता है आपसे रिपीटेड रीअश्योरेंस लो, बार 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 रीअश्योर, क्योंकि इससे इसको फीड मिलता है। तो ये आपसे कुछ चीज़ें ऐसे चाहता है। समझ गए कि ओसीडी आपसे क्या चाहता है। अब हाउ ओसीडी कंट्रोल्स अ माइंड, कैसे ये माइंड को कंट्रोल करता है। सेंड्स इंट्रूसिव थॉट्स भेज भेज कर ये माइंड को कंट्रोल करता है। बार 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 आपके दिमाग में वो इंट्रूसिव थॉट्स आती रहती हैं, कभी इमेज के रूप में, कभी वर्ड्स, कभी अर्जेस के रूप में। तो इससे ये माइंड को और ज़्यादा कंट्रोल करता है, क्योंकि बार बार वो आपकी डीप लेयर से जो सिग्नल्स आते हैं और आपका जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जब उसे इंटरप्रेट करता है और थॉट के रूप में आप उसे समझते हैं कि ये क्या है, मेरे अंदर क्या चल रहा है, इमेज के रूप में या थॉट्स के रूप में क्या चल रहा है, तो वो सब क्या है, वो सब आपके कंट्रोल से तो बाहर है। आपके कंट्रोल में क्या है? इन्फॉर्मेशन फीड करना।
आपके कंट्रोल में थॉट कैसा बनेगा उससे, वो नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेशन आप अपने आप को क्या फीड कर रहे हैं वो आपके हाथ में है। अब ओसीडी आपके माइंड को इस तरह से कंट्रोल करता है बार बार इंट्रूसिव थॉट्स भेजकर, क्यों? क्योंकि उसकी इंटेलिजेंस इस टाइम पर गड़बड़ाई हुई है, तो आपकी डीपेस्ट लेयर से इसी तरीके के सिग्नल्स बार बार ट्रांसमिट हो रहे हैं, तो माइंड भी कंफ्यूज हो जाता है। और क्योंकि जब बार बार सेम तरीके के सिग्नल्स रिपीट होंगे और उसकी इंटरप्रिटेशन हमारा माइंड का जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पार्ट है वो इस तरीके से निकालेगा, वर्ड्स में हमें बताएगा या इमेजेस के जरिए हमें ऐसे बताएगा, तो फिर वो किसी के लिए भी टॉर्चरिंग हो सकते हैं। और देखो कैसे कंट्रोल करता है, लेबल थॉट्स एज डेंजरस और मीनिंगफुल। कहता है लेबल करो थॉट्स को, ये डेंजरस हैं या ये बहुत मीनिंगफुल हैं, ये इंपॉर्टेंट है थॉट्स, इन पर एक्शन ज़रूर होना चाहिए। और जितना आप किसी भी थॉट को इंपॉर्टेंट मानते हैं और एक्शन लेते हैं या डेंजरस मान लेते हैं, तो उतना ज़्यादा आपके अंदर का सिस्टम फिर और ओवर एक्टिव होता चला जाता है। अगर किसी भी थॉट को आपने डेंजरस या बहुत इंपॉर्टेंट ये वैल्यूएबल है, इसको इस तरीके से लेबल कर दिया, तो फिर आपका माइंड उस पर और ज़्यादा अटेंशन पे करता है। तो माइंड के अलग अलग लेवल, लिम्बिक सिस्टम जहाँ पर अमिगडाला है और आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, तो वहाँ पर क्या है कि जब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से पास होकर लेबलिंग जाएगी और वो भी इसको वैलिडेट करेगा कि ये डेंजरस है, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पर अमिगडाला और ओवर एक्टिव हो जाएगा और बॉडी को और एंग्जाइटी के सिग्नल्स जाएंगे, बॉडी को एकदम से फाइट फ्लाइट के लिए तैयार करना शुरू कर देगा। इस तरह से वो माइंड को और कंट्रोल करता है। क्रिएट्स व्हाट इफ डाउट्स, तो ये व्हाट इफ डाउट्स, तो लाइफ अनसर्टेन है ही। अब ये जो व्हाट इफ थिंकिंग है, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, ये क्या करता है, अनसर्टेनिटी को टॉलरेट करने की पावर को और ज़्यादा घटा देता है और वरी की चेन बना देता है और एक इंसान स्ट्रेस को हैंडल करने लायक नहीं बनता। और क्योंकि ओसीडी भी मैंने बोला आपसे 100% सर्टेनिटी चाहता है, तो फिर उस 100% सर्टेनिटी के इम्पॉसिबल गोल को चेस करने के चक्कर में व्हाट इफ के लूप में इंसान फंस जाता है और फिर वो ओसीडी की बात मानता रहता है। और देखो कैसे करता है माइंड को कंट्रोल, बिल्ड्स वर्स्ट केस सिनेरियोज बिल्डअप करता रहता है। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही एक वीडियो बनाई थी कि माइंड वर्स्ट केस सिनेरियोज क्यों बनाता है, क्योंकि उसकी हमारे एंसेस्टर्स के टाइम से प्रोग्रामिंग ही ऐसे हुई हुई है। तो वहाँ पर उसका ये है कि हल्का सा भी अगर डेंजर का कोई भी सिग्नल होता है तो उसको वर्स्ट केस सिनेरियो में देखने की आदत है, ताकि वो ये देख सके कि क्या क्या पॉसिबल थ्रेट्स हो सकती हैं। तो अपनी लाखों वर्षों की प्रोग्रामिंग की वजह से माइंड को वर्स्ट केस सिनेरियो बनाने की बहुत आदत है। पर पैनिक होने की बजाय अगर पॉज लेकर, क्योंकि पॉज पावर देता है, अगर आप रुकेंगे और देखेंगे कि जो माइंड प्रेडिक्ट कर रहा है या जो इमेजिनरी सिनेरियो बना रहा है सच में ऐसा कुछ है भी या जस्ट ये माइंड की क्रिएशन है, बट वही जो एक गैप आ जाता है वो आप उसमें ना एकदम से रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। पॉज लेना आपने अपने आप को ट्रेन नहीं किया है, तो इस वजह से आप पैनिक मोड में जाकर जब कुछ इस तरह से एक्शन लेने लगते हैं जो आपका माइंड सजेस्ट कर रहा है, उसमें पार्टिसिपेट करने लगते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उसके थ्रू भी माइंड को कंट्रोल करता है। फिर ट्रिगर्स फियर रिस्पॉन्स इन बॉडी, और क्या करता है ओसीडी, ट्रिगर कर देता है फियर रिस्पॉन्स बॉडी में भी, क्योंकि जैसे ही आपके फियर ब्रेन के पास मैसेज जाता है तो वो आपकी बॉडी को, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, वो आपकी बॉडी को प्रिपेयर करना शुरू कर देता है कि कभी भी फाइट फ्लाइट की सिचुएशन आ सकती है। तो फिर बॉडी में वो एंजाइटी के सिम्टम्स महसूस होने लगते हैं और पूरा सिस्टम आपका रेडी हो जाता है एकदम से उस सिचुएशन को, जो माइंड का सजेशन है, जो ओसीडी का सजेशन है, अकॉर्डिंगली एक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है क्रिएट अर्जेंसी कि फिक्स इट नाउ। ओसीडी एकदम से अर्जेंसी क्रिएट करता है कि अभी के अभी फिक्स करो। आप डिले करने की कोशिश करते हैं कि चलो 5 मिनट 10 मिनट, नहीं नहीं नहीं, अभी 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 कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, मतलब शांति नहीं हो रहा है। इस तरह से वो माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। पुशेस कंपल्शंस, बार 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 कंपल्शंस करने के लिए वो आपको पुश करता रहता है, फोर्स करता रहता है। इंसान डिसाइड करता है कि नहीं अब मुझे बिल्कुल कंपल्शन नहीं करने हैं, वो एक बार रुक जाता है, 1-2 दिन रुक जाता है, लेकिन वापस अपने पुराने पैटर्न पर। क्यों? क्योंकि अंदर से ओसीडी बार 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 यही कोशिश करता रहता है और वो इस तरह से कई बार वापस आपको कंट्रोल कर लेता है। गिव्स टेम्परेरी रिलीफ आफ्टर कंपल्शन, और फिर कंपल्शन के बाद वो जो टेम्परेरी रिलीफ आपको अलाउ करता है वो कुछ समय के लिए, वो आपको और मिसगाइड कर देते हैं कि हाँ कंपल्शन करने से रिलीफ तो मिला है, ठीक है शॉर्ट लिव्ड है बट रिलीफ तो मिल रहा है। तो वो जो रिलीफ का इल्यूजन देता है उससे माइंड और कंट्रोल हो जाता है और माइंड फिर फोर्स करता है नहीं यही करो, इसी के बाद रिलीफ आएगा।
नेक्स्ट है स्ट्रेंथ्स बिलीव दैट कंपल्शन इज नेसेसरी, और ओसीडी इस तरह से ये बिलीफ को और स्ट्रॉन्ग करता रहता है कि कंपल्शन बहुत ज़रूरी है। मैं देखो तुम्हारे फेवर की ही बात बता रहा हूँ। तो माइंड जब बार बार एक्शन लेने से प्रोग्राम हो जाता है, वहाँ पर पैटर्न्स बन जाते हैं, तो फिर वहाँ पर क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि कंपल्शन करो और छुट्टी पाओ, कौन इतना टॉर्चर झेलेगा। लेकिन इस चक्कर में ओसीडी स्ट्रांग होता चला जाता है। रिपीट्स लूप स्ट्रॉन्गर ईच टाइम, हर बार ओसीडी का लूप ना आप पहले से ज़्यादा स्ट्रांग महसूस करेंगे, क्योंकि जो भी आप रिपीट करेंगे तो रिपीट करने से वो स्ट्रांग हो जाता है, तो इसलिए ओसीडी का लूप और ज़्यादा स्ट्रांग होता चला जाता है। अब देखो ओसीडी का साइकिल बनता कैसे है। आपके इनिशियल एक्सपीरियंस हुए हैं, ठीक है, किसी को भी होते हैं ऐसे, कुछ भी एक्सपीरियंस हो जाते हैं। जैसे मैं आपको कुछ कुछ एग्जांपल देती हूँ। एक लड़की थी, तो उसके घर में जो उसकी चाची थी वो पीरियड्स में थी, तो वो पीरियड्स में थी, वो घर पे जहाँ पर भी बैठी। अब क्या हुआ कि छोटी बच्ची है, 7-8 साल की है, उसको क्या ही पता कि ये पीरियड्स में जहाँ पे कोई लेडी होती है वहाँ पे बैठना नहीं चाहिए और ये सब चीज़ें। तो वो तो अपनी चाची के साथ बैठ गई, वो जहाँ जहाँ पर भी बैठी थी। तो उसने जो चाची ने छुई हुई थी चीज़ें वो भी अपना आराम से छू लिया, आराम से खेल लिया। अब उसकी मदर ने उसे देख लिया इस तरीके से कि उनको पता था कि इसकी चाची पीरियड्स में है। उन्होंने बच्चे की पिटाई कर ली, तुझे तमीज़ नहीं है, क्यों वो जाना था चाची के पास, वो जो छुरी थी, उनके पास बैठने की क्या ज़रूरत थी, गोद में बैठने की क्या ज़रूरत थी। बच्चे की धुलाई कर दी। बच्चे को तो समझ में नहीं आया कि अरे यार ये क्या हो रहा है, मेरी क्यों पिटाई हो रही है। फिर उन्होंने बोला कि नहीं, चाची के पास नहीं जाना है। तो बच्चों को एक्चुअल रीज़न तो पता नहीं। अब उसके लिए चाची ऐसी बन गई कि जैसे चाची मेरे को खतरा है, चाची की वजह से तो मैं इतनी बुरी तरीके से पिट गई। अब वो चाची को ही अवॉइड करने लगी कि चाची के पास जाऊँगी, फिर मम्मी देख लेगी तो फिर मेरी पिटाई होना शुरू हो जाएगी, इस तरह से। अब क्या हुआ, 4-5 दिन बाद उसकी चाची फ्री हो गई उस चीज़ से। अब उसकी मम्मी खुद ही बोलने लगी कि तुम जाओ चाची के पास जाके खेल लो थोड़ी देर। अब बच्चा बड़ा कन्फ्यूज़, अरे! अभी तो चाची के पास जाने से पिटाई हो रही थी, अब मेरी मम्मी खुद कह रही कि जाओ चाची के पास खेल लो, अब क्या हो गया, ये बदल गया है। लेकिन बच्चा हिम्मत नहीं जुटा पाया, तो बच्चा फिर से चला गया, बच्चा तो बच्चा ही है, चाची के पास चला गया, खेला कुछ। फिर चाची के अगले महीने फिर पीरियड्स आ गए, बच्चे को तो पता नहीं था कि पीरियड्स का क्या चक्कर है। फिर बच्चा तो आदत से मजबूर अपनी चाची के पास गया। फिर से मदर ने ये देख लिया कि अरे! इसको पिछली बार समझाया था कि अब चाची के पास नहीं जाना है। बच्चे ने कोई डेट थोड़ी ना याद करी थी यहाँ पे कि कब चाची के पास जाना है और कब नहीं जाना है। तो माँ ने फिर से डाँटा-डपटा उसको। अब बच्चा बहुत टोटली कन्फ्यूज़, उसे समझ में नहीं आ रहा था और बच्ची भी इतनी छोटी है, अब उसे तो क्या ही पीरियड्स के बारे में बताया जाए। बस उसकी माँ ने इतना कहा कि नहीं जाना है, चाची के पास नहीं जाना है, चाची गंदी है। तो चाची गंदी है, उसके दिमाग में यहाँ पर भर दिया, और गंदे के पास जाने की सज़ा होती है पिटाई, थप्पड़ पड़ते हैं। अब बच्चे के मन में वहाँ से डर हो गया, चलो जी कोई बात नहीं। कुछ साल निकल गए, अब बच्ची खुद पीरियड से होने लग गई। अब पीरियड से होने लग गई तो तब उसको पता चला कि ये औरतों के गंदगी वाले वो होते हैं, और तब उसकी माँ ने भी बता दिया कि इसीलिए तो तुझे इन दिनों में तो मैं चाची के पास जाने से मना करती थी, जब तुझ में अकल नहीं थी, तू छोटी थी, तुझे क्या बताती। अब वो जो गंदा-गंदा माइंड ने ऐसे कनेक्ट कर लिया, और उसने तो अपने आप को भी गंदा परसीव कर लिया कि बस चाची गंदी थी तो पीरियड्स के दिनों में मैं भी गंदी हूँ। मैं जिसे छूऊँगी वो भी गंदा हो जाएगा, मैं जहाँ बैठूँगी वो भी गंदा हो जाएगा, जो मेरे पास आएगा वो भी गंदा हो जाएगा। उसने तो इस तरीके से रजिस्टर कर लिया, और पीरियड्स के दिन उसके लिए जो नॉर्मल होते हैं, जो कि एक डिवाइन प्रोसेस है, अब उसके लिए वो एक टॉर्चरिंग प्रोसेस हो गया। तो ये एक इनिशियल एक्सपीरियंस का एक एग्ज़ाम्पल मैंने आपको ऐसे दिया। ऐसे ही तमाम हर ओसीडी के पीछे की कुछ ना कुछ स्टोरी होती है। तो एक एग्ज़ाम्पल मैंने अब दे दिया, तो कुछ ऐसे इनिशियल एक्सपीरियंस। अब उसके बाद पहली इंट्रूसिव थॉट आती है, ठीक है? तो कुछ इनिशियल एक्सपीरियंसेस हमारे साथ होते हैं। हमारा ब्रेन हो सकता है पहले से ही बहुत क्रॉनिक स्ट्रेस में हो, कुछ हमारे दिमाग ने कुछ थ्रेट्स रजिस्टर कर रखी हों, कुछ भी हो सकता है इस तरीके से, कोई जेनेटिक का भी एंगल हो सकता है, बहुत कुछ। तो कुछ भी हमारे इनिशियल एक्सपीरियंसेस होते हैं, लाइफ इवेंट्स भी होते हैं कई बार, और कई बार हमारे इंटॉलरेंस होती है अनसर्टेनिटी की, हमारा फियर सेंटर ओवर एक्टिव होता है, बहुत कुछ इस तरीके से हुआ हुआ होता है। पुरानी चेन होती है, हमारी कंडीशनिंग का पार्ट होता है। तो इंट्रूसिव थॉट आ गई एक दिन, क्योंकि जो भी हमारी प्रोग्रामिंग होती रहती है उसी के बेसिस पे तो थॉट आती है, आ गई। अब पर्सन ने रिएक्ट कर दिया फ़ियर की वजह से उसमें, जैसे उस बच्ची का भी मैंने बताया था आपको कि कैसे उसको लगा कि अरे अब तो मैं भी सेम पोजीशन में पहुंच गई, मैं भी गंदी हूँ। तो उसने आउट ऑफ फ़ियर रिएक्ट किया, उससे अवॉइड करना शुरू किया, एक्सेसिव क्लीन करना शुरू किया, अपने आसपास और लोगों को नहीं आने दिया। तो ये क्या था, उसका रिएक्शन था आउट ऑफ फ़ियर। फिर उसने परफॉर्म करने शुरू किए कंपल्शन, क्योंकि उसका दिमाग बोला था तुम गंदी हो, साफ सफाई करो इसे। तो हर इंसान क्या करता है, कुछ कंपल्शन करना स्टार्ट कर देता है। अब एंग्जाइटी रिड्यूस हो जाती है, बट पैटर्न बन जाता है।
कि अच्छा जी ये आया है, अब डिस्कम्फर्ट हो रहा है, ये एक्शन होगा तो रिलीफ मिलेगा, एक पैटर्न बन रहा है यहाँ से। तो ब्रेन स्टोर कर लेता है इसको सेफ्टी एक्शन की तरह, और अब रिपीट होता है सेम रिस्पॉन्स, और साइकिल बन जाती है ऑटोमेटिक। जैसे ही आप बार बार 2-4 बार रिपीट करते हो तो वो तो ऑटोमेशन पर चला जाता है। ऐसे होता है, ऐसे फंस जाते हो आप। अब ओसीडी बढ़ता कैसे है ये भी समझ लो। जनरलाइजेशन से। जनरलाइजेशन एक डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पैटर्न है, एक फिल्टर भी है माइंड का। तो माइंड को बड़ी आदत है कि एक दो बार कुछ हो गया या एक दो चीज़ों में कुछ चीज़ फिट बैठ गई तो उसे सब पे एप्लीकेबल कर देता है, जनरलाइज कर देता है। जैसे अगर पीरियड्स में औरतें गंदी थी तो फिर सारी ही औरतें गंदी हैं, इस तरह से सामान भी फिर जो जो छुआ उन्होंने भी सब गंदा हो गया, तो एक जनरलाइज कर दिया उसी कैटेगरी में। डाउट स्प्रेड होता चला जाता है, जितना आप डाउट को एड्रेस करते हैं माइंड को लगता है अच्छा डाउट पर तो एक्शन आता है, कुछ ना कुछ तो सेफ्टी इंश्योर की जाती है, तो फिर वो डाउट करने की नेचर और बढ़ती चली जाती है और बढ़ती चली जाती है। जैसे आप कॉन्फिडेंटली कुछ चीज़ें एक्सपोज करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाता है, आप डाउट को ज़्यादा एड्रेस करते हो तो डाउट बढ़ता चला जाता है, कंपल्शन इंक्रीज होते चले जाते हैं, आपका नए फियर अटैच्ड होते चले जाते हैं ओल्ड पैटर्न्स के लिए। तो जो आपके ओल्ड पैटर्न बने हुए भी होते हैं उसमें भी नए नए फियर बिल्कुल अटैच होते चले जाते हैं। तो हमें ये समझना होगा हमारा माइंड ऐसा ही करता है, इसीलिए ओसीडी की नई नई थीम्स भी बीच बीच में पैदा होती रहती है। इंसान को पहले एक आध थीम से स्टार्ट होता है, लेकिन बीच बीच में मल्टीपल थीम्स और आती रहती है। कई बार एक थोड़ी देर के लिए सेटल होती है कुछ टाइम के लिए, फिर दूसरी आ जाती है, फिर दूसरी सेटल होती है, तीसरी आ जाती है, और कई बार तीसरे वाले फेज में होते हैं तो पहली दोनों भी आ जाती है। तो वो चीज़ इस तरह से फैलती रहती है। मेंटल रिचुअल्स बहुत स्ट्रांग होते चले जाते हैं, अवॉइडेंस जो है ना इंक्रीज होती चली जाती है, कंपल्शन का टाइम इंक्रीज हो जाता है। जैसे मेरे क्लाइंट्स बोलते हैं मैम शुरुआत में तो हम ना 3-4 बार ही हाथ धोते थे, लेकिन अब तो 1.5-1.5 2-2 3-3 घंटे भी हो जाते हैं, 2-2 सर्फ के पैकेट भी ख़त्म हो जाते हैं। मतलब टाइम वाइम सब बढ़ता चला जाता है और कॉन्फिडेंस डिक्रीज होता चला जाता है। जब आपका कॉन्फिडेंस डिक्रीज हो जाता है तो ओसीडी आपके ऊपर और ज़्यादा काबू पा लेता है। तो ओसीडी इस तरीके से बढ़ता ही जाता है, फैलता जाता है। अब कोर ड्राइवर्स क्या हैं जो पीछे से अपना काम कर रहे होते हैं? तो इनटॉलरेंस ऑफ अनसर्टेनिटी, लाइफ अनसर्टेन है। मैंने इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे अनसर्टेनिटी को टॉलरेट करें। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, और डेली में आपको कुछ ना कुछ इस तरीके के काम आपको करते ही रहना है, जिससे कि आपके दिमाग को अनफिनिश्ड जॉब की भी आदत पड़े, रिस्क लेने की भी आदत पड़े, डिस्कम्फर्ट को टॉलरेट करने की भी आदत पड़े। जब भी व्हाट इफ सिनेरियो ऐसा हो जाएगा वैसा कोई भी पॉसिबिलिटी दिमाग बताता है, तो आप चूज़ करो कि मुझे फेस करना है। और कोई भी सिचुएशन को फेस करोगे तो शुरुआत में डिस्कम्फर्ट हो गई, लेकिन जैसे आप उस सिचुएशन में जाओगे, इन्वॉल्व होगे, एक्सपीरियंस आएगा, तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। नीड ऑफ कंट्रोल, ये जो कंट्रोल करने की नीड होती है ना, कंट्रोल करने की अर्ज। अब देखो हर चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर है। तो आपको ये चीज़ समझना होगा कि जब सब कुछ मेरे कंट्रोल में है ही नहीं, तो फिर पॉसिबल कैसे होगा वो चीज़? तो बहुत सारे लोग जिनकी लाइफ बहुत अनसर्टेन और बहुत अनप्रेडिक्टेबल होती है, जैसे मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। एक लेडी थी, तो उनकी जब शादी हुई तो उनके घर में ऑलरेडी जेठानी थी, उनके घर में सास थी, तो दोनों की नेचर काफ़ी ख़राब थी। नई नवेली बहू आई, उसको अच्छा वेलकम करने, कम्फर्ट देने की बजाय उसको काम में भी बुलवा दिया और प्लस बहुत ज़्यादा उसको टॉर्चर करा। जो भी वो अपने घर से सामान लाई थी, वो भी ले लिया, और भी तरह-तरह से उसी को ही काम में लगाए रहते थे। उसके पति से भी शिकायतें करते थे, उसको पिटवा भी देते थे। मतलब पति भी बेवकूफ़ था, उसको भी अकल नहीं थी कि मेरी जो है ना भाभी या मेरी माँ क्या मेरे कान में भर रही है और क्यों मैं अपनी नई नवेली दुल्हन को पीट रहा हूँ। और वो सारे चीज़ जो भी ज्वेलरी-ववेलरी लाई थी, वो भी ले ली, और इस तरह से लड़ाई-झगड़े, खुद भी ताने-वाने देना, बहुत कुछ। छोटी-छोटी बातों को भी तरसा देना। सास इतनी बदतमीज़ थी कि बहू के भी थप्पड़ मार देती, खाने की प्लेट भी सामने से हटा देती। इस तरीके की बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी और अत्याचार उस लेडी के साथ हुआ। तो वो बहुत ना अनसर्टेनिटी में जीने लगी कि पता नहीं कब किस बात का इल्ज़ाम लगा देंगी, किस बात पे सास से थप्पड़ पड़ जाएगा, किस बात पे पति को चढ़ा देंगी, कब वो मुझे मारेगा। तो बहुत ही अनसर्टेनिटी में वो जीती थी, बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल सी लाइफ़ हो गई थी उनकी। मतलब इतनी बदतमीज़ उनके घर की औरतें थी, अगर वो नहा भी रही है, तो बीच में नल भी बाहर से
आंगन से बंद कर देती थी ताकि सप्लाई बंद हो जाए। इस तरीके से भी उसको बहुत सताती थी। तो अलग-अलग वेज़ में बहुत सताया। तो वो ना बहुत अनप्रेडिक्टेबल और बहुत अनसर्टेन उसमें रही और बहुत ही लंबे समय तक एक क्रॉनिक स्ट्रेस, मतलब ये स्ट्रगल चलती रही इस तरीके से। तो अब क्या हुआ कि उसका किसी चीज़ पे कोई कंट्रोल नहीं था, ना पति पे, ना घर के एनवायरनमेंट पे, ना हाथ में कोई पैसे रहते थे, मतलब किसी भी चीज़ पे उसकी कोई चलती नहीं थी। तो वो सारे के सारे गुस्सा भी अंदर दबा, सारे के सारी नाराज़गी भी अंदर दबी, सारे इमोशंस भी, क्योंकि अगर रोती भी थी, कुछ कहती भी थी और भी ज़्यादा पिटाई होती थी। तो वो सारा जो सप्रेशन था अंदर इकट्ठा होता चला गया, सब केमिस्ट्री बिगड़ती चली गई। अब ओसीडी क्या है? कंट्रोल की नीड, कि बस मुझे कंट्रोल करना है। अब सब कुछ यहाँ साफ-सफाई और ये सब कुछ ऐसा होना चाहिए। तो उसको ना क्लीनिंग की ओसीडी हो गई। जिन-जिन चीज़ों में उसको तड़पाया गया था, सताया गया था, वो सब उसके ओसीडी से कनेक्ट होके, मतलब उसके दिमाग में इस तरीके से होगा कि बस अब तो ये सब चीज़ें कंट्रोल करनी है। तो जहाँ नहाने को पूरा प्रॉपर पानी नहीं मिलता था, वहाँ पर अब पूरी की पूरी टंकी खाली कर देना नहाने में। जहाँ सर्फ़ साबुन के लिए तरसना होता था, वहाँ पर आप पैकेट के पैकेट ख़त्म कर देना। और अब जहाँ पर पहले भी कोई भी सुनता नहीं था, अब वहाँ पर सबको अपने हिसाब से चलाना। कि अब घर में भी आओगे तो नहाना पड़ेगा, उठना-बैठना। कलेश हुए इस बात पे भी, बहुत कुछ हुए। लेकिन जब ओसीडी इतना ज़्यादा बढ़ गया, इतना ज़्यादा अनकंट्रोलेबल हो गया, तो घरवालों को भी एक टाइम के बाद बिल्कुल सरेंडर होना पड़ता है। और फिर वो भी ना चाहते हुए भी, गालियाँ देते हुए भी, मार-पिटाई करते हुए भी, अल्टीमेटली उन्हें करना वही पड़ता है जो ओसीडी सफ़र डिमांड कर रहा है, क्योंकि हालत ही ऐसी हो जाती है घर की। तो कई बार ऐसा होता है, ये तो मैंने आपको इन डेप्थ समझा दिया, बट ओसीडी के पीछे जो होता है वो कंट्रोल की एक बहुत सीवियर अर्ज होती है और हमें ये समझना होगा कि हर चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं हो सकती है। इन्फ्लेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि भाई ओवर रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड, कि मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ हर चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, ये डिस्टॉर्टेड थिंकिंग होता है। परफेक्शनिज्म, कि हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, परफेक्शन एक इल्यूजन है। फ़ियर ऑफ गिल्ट, कि कहीं बाद में मुझे गिल्ट ना हो। कोई भी इंसान ना पछताना नहीं चाहता, वो उस दुःख वाले प्रोसेस से नहीं गुज़रना चाहता, इस वजह से वो ओसीडी के आगे घुटने टेक देता है। ओवर एक्टिव थ्रेट सिस्टम, आपका ऑलरेडी जो आपका थ्रेट सिस्टम है अमिगडाला, वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव होता है और जो आपका लिम्बिक पार्ट है वो बॉडी से इतना क्लोजली लिंक्ड है कि बहुत जल्दी बॉडी को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देता है। तो वो जो एंग्जाइटी के सिम्टम्स है वो अपने आप में रियलिटी के एविडेंस बन जाते हैं। थॉट एक्शन फ्यूज़न, थॉट इवेंट फ्यूज़न, थॉट आइडेंटिटी फ्यूज़न बहुत कॉमन है, जो ओसीडी को चालू रखता है, पीछे से पावर देता रहता है। इन सब के बारे में मैं डिटेल में ज़िक्र कर चुकी हूँ। अगर आपने ओसीडी की अभी पूरी प्लेलिस्ट नहीं देखी है, तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करती हूँ कि आप ओसीडी की प्लेलिस्ट देख लेना। नीड फॉर रीअश्योरेंस, ये जो अंदर से अर्ज आती है रीअश्योरेंस की, ये ओसीडी को पीछे से पावर देती रहती है। सो माय डियर वंस, ये मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है। देखो, ओसीडी आपको से जो चाहता है, आपको वो बिल्कुल नहीं करना है। ओसीडी की साइकिल जिस तरीके से स्टार्ट होती है, वो भी आपको अब समझ में आ गया है। वो कैसे एक्सपैंड होती है, कैसे मेंटेन रहती है और पीछे से उस साइकिल को टूटने ही नहीं देता। वो सारे के सारे ड्राइवर्स भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो आप इसी इन्फॉर्मेशन से ही आप अपने आप को इससे फ्री कर सकते हैं। तो आपको चॉइस बनानी है, वो इतनी आसान नहीं होगी, वो मैं समझ रही हूँ। कि आप कहेंगे कि मैडम इतना ही आसान होता तो हम चूज़ कर ही लेते, हम थोड़ा ना टॉर्चर चाह रहे हैं। मैं समझ रही हूँ, लेकिन फिर भी आपको ये भी चूज़ करना पड़ेगा कि थोड़े दिनों की सफ़रिंग मुझे मंज़ूर है, हमेशा की मुक्ति के लिए। बस ये चूज़ करना होगा। तभी शुरू में इतना डिस्कम्फ़र्ट सहते हुए भी आप उस फ़ियर को फ़ेस करेंगे और धीरे-धीरे ब्रेन को आप ट्रेन करेंगे और तभी आपका ब्रेन ओसीडी के चंगुल से बाहर निकलेगा। आपका पूरा सिस्टम जो पगलाया पड़ा है, वो वापस से शांत हो जाएगा। आप तो सही हैं, आप तो नॉर्मल हैं, लेकिन आपका सिस्टम पगला गया है। तो आपको पूरे पेशेंस के साथ ये करना है। इसलिए अपने नर्वस सिस्टम को काम करने के लिए ब्रेथ वर्क करना, मेडिटेशन करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो माय डियर वंस, आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, कमेंट ज़रूर करना है और कोई और टॉपिक पे भी अगर आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी सजेस्ट कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना खास ख्याल रखना।